दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एकदम नई और जबरदस्त कहानी के साथ, जिसका नाम है तांतीराम चैप्टर 1। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी रेटिंग दिखाना चाहूंगा, जो कि 8 आउट ऑफ 10 है। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या खास है कि लोगों ने इसको इतना पसंद किया, तो ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी इसका चैप्टर 2 आना भी बाकी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पौराणिक कथा से, जहां हम देखते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब असुरों और देवों ने मिलकर अमृत को निकालने की कोशिश की थी। यहाँ असुरों ने शर्त रखी कि अमृत का एक हिस्सा उन्हें भी दिया जाए, लेकिन अमृत को असुरों से बचाने और उसे सही जगह पर पहुंचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली और मोहिनी का रूप धारण करके सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया, क्योंकि मोहिनी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उनकी सुंदरता को देखकर असुर तो असुर, देवता भी मोहित हो गए। अब जब ब्रह्मा जी ने मोहिनी को देखा तो वो भी सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी सुंदर कन्या की रचना नहीं करी थी। इसी के बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि वो अब मोहिनी से भी अधिक सुंदर कन्या को बनाएंगे, जिसके बाद उन्होंने अहिल्या नाम की कन्या को बनाया और फिर उस अहिल्या की जिम्मेदारी उन्होंने गौतम महर्षि को सौंप दी। जहाँ गौतम महर्षि के आश्रम में धीरे धीरे अहिल्या ने सारा ज्ञान प्राप्त किया। अब समय बीतता गया और अहिल्या जवान होने के साथ साथ और अधिक सुंदर हो गई, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम महर्षि से ही करा दिया और अब ऐसे ही दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन इसी बीच अहिल्या के ऊपर इंद्र देवता मोहित हो गए और फिर एक दिन जब गौतम महर्षि कहीं बाहर जाते हैं तो इंद्रदेव गौतम महर्षि का भेष बनाकर अहिल्या के पास चले जाते हैं और उनके और करीब आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से जाते हुए गौतम महर्षि उन्हें देख लेते हैं और फिर क्रोधित होकर इंद्रदेव को श्राप देने के साथ साथ वो अहिल्या को भी श्राप दे देते हैं कि अब उनकी सुंदरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वो ऐसे ही पत्थर की बनकर भूख प्यास से तड़पती रहेगी। अब देखा जाए तो यहाँ अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, लेकिन गौतम महर्षि ने बिना पूरी बात जाने उन्हें गलत समझ लिया था। इस कहानी को सुनने के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, जिसके बारे में हम मूवी में आगे बात करेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस सीन को मूवी में सिर्फ इंट्रो की तरह दिखाया गया है, पूरी कहानी को डिटेल में नहीं बताया है। यहाँ सिर्फ उतनी डिटेल्स ही दी गई है जो मूवी से कनेक्ट हो सके। खैर, मूवी की शुरुआत होती है और हम अजय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हैदराबाद में काम करता है। यहाँ अजय बताता है कि मनुष्य की जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन आते हैं और कभी कभी उनके बुरे दिनों में ऐसा कुछ हो जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, और इन्हीं बुरे हालातों में फंसा हुआ इंसान अक्सर गलत लोगों से सलाह और मदद ले लेता है, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है। खैर, अब हम अजय के साथ उसके 3 दोस्तों को देखते हैं जो रात को एक जगह पार्टी करने का प्लान करते हैं, जिसके लिए शाम होते ही वो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर जाते हैं। यहाँ आकर चारों दोस्त आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी अजय का एक दोस्त अजय से एक हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। अजय कहता है, ठीक है, आज मैं तुम्हें हमारे गाँव की एक सच्ची कहानी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वो उन्हें जिन्न के बारे में बताना शुरू करता है कि जिन्न को भगवान ने इंसानों के साथ ही बनाया था, जो कि हमारी ही दुनिया में पैरेलल साइड में रहते हैं। वो हमें देख सकते हैं और हमारी दुनिया में भी आ जा सकते हैं, लेकिन इंसान ना तो उन्हें देख सकते हैं और ना ही उनकी दुनिया में जा सकते हैं जब तक वो खुद ना चाहें। जिन्न जब चाहे इंसानों के बीच में रह सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका रूप ले सकते हैं और यहाँ तक कि वो शैतानों का रूप भी ले सकते हैं। लेकिन भगवान ने जिनको अपने दायरे में रखने के लिए बहुत कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे जरूरी रूल ये है कि जिन्न कभी किसी इंसान के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब सभी जिन्न इस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ जिन्न अपने रास्ते से भटक जाते हैं, या कहें वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए हम इंसानों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी ने भी उनको रिस्पॉन्ड किया तो फिर वो जिन्न उन्हें अपनी दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ से वापस आ पाना लगभग नामुमकिन है। खैर, अब अजय कहानी सुनाना शुरू करता है और हमें 1975 का समय दिखाया जाता है, जहां हम आदि लक्ष्मी नाम की एक पटाखों की फैक्ट्री को देखते हैं, जो कि आदिवन नाम के एक व्यक्ति की है।
अब एक दिन आदिवन जब अपनी फैक्ट्री में होता है तभी उसका बेटा बालाचंद्रन वहाँ आकर उसे एक लेटर देता है। उस लेटर को पढ़कर आदिवन को पता चलता है कि उसकी वाइफ अपने किसी प्रेमी के साथ भाग चुकी है। ये लेटर पढ़ते ही दोनों बाप बेटे बुरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बालाचंद्रन अपने पिता की फैक्ट्री में उनका हाथ बटाते हुए अपनी माँ को भूलने लगता है। लेकिन आदिवन अभी तक अपनी पत्नी को भुला नहीं पाया था। लेकिन उस दौरान गांव में एक रूल था कि अगर किसी की पत्नी जिंदा है तो वो उसके जिंदा रहते किसी और औरत से शादी नहीं कर सकता। इसीलिए आदिवन ने गांव के बाहर जाकर एक दूसरा घर बनवा लिया था और फिर एक दूसरी औरत से शादी करके उसके साथ वहीं रहने लगा। खैर, अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है और साल आता है 1989 का। बालाचंद्रन भी अब बड़ा हो चुका है और फैक्ट्री का अब पूरा काम खुद ही संभालने लगता है। इसी बीच एक दिन उसकी फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की बालाचंद्रन के पास आकर उसे मिठाई देने लगती है क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी है। लेकिन बाला उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी वो फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के को बुलाकर उसे कुछ पैसे देता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। दरअसल बाला की माँ के घर से भाग जाने के बाद से ही वो सभी औरतों से नफरत करने लगा था। लेकिन क्योंकि बाला की उम्र शादी की हो चुकी थी इसलिए उसके पिता आदिवन जबरदस्ती उसकी शादी गांव की ही एक सबसे सुंदर लड़की अलागनी से करवा देते हैं। लेकिन शादी की रात ही बाला अलागनी से कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पिता की खुशी के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मुझे नहीं पता कि मैं कभी तुम्हें एक्सेप्ट कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे माफ कर देना। और इसके बाद वो दोनों अलग अलग सोने लगते हैं। अब पति के इस नेचर को देखकर अलागनी को बहुत ही दुख होता है और वो मन ही मन रोने लगती है। अब बाला अलागनी के साथ इस घर में रहता था और आदिवन अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर वाले घर में। खैर, शादी के बाद अलागनी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करती है। वो बाला को सुबह प्यार से जगाती है, लेकिन बाला ना तो उसे अपने करीब आने देता है और ना ही उससे ठीक से बात करता है, बल्कि बिना नाश्ता किए ही सीधा फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां फैक्ट्री में सफाई करते हुए अलागनी के बारे में ही बात करने लगती हैं कि क्या तुमने साहब जी की बीवी को देखा, वो कितनी खूबसूरत है, पूरे गाँव में उसके जितनी कोई सुंदर लड़की नहीं है। अब यही सब बातें उस कमरे में एक जिन सुन लेता है और फिर वो फैक्ट्री में इधर उधर घूमने लगता है। साथ ही वो ये भी देख लेता है कि बाला और उसकी बीवी अलागनी दोनों अंदर ही अंदर अकेले हैं। एक तरफ जहां अलागनी अपने पति की राह देखती रहती है, वहीं बाला अकेले होने पर भी अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। ऊपर से उसके पिता ने सारा काम का बोझ उसके ऊपर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो इतना अकेला और स्ट्रेस में रहने लगता है। खैर, एक दिन जब बाला फैक्ट्री में बैठकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा था, तभी बाला को एक डरावनी आवाज में उस कैलकुलेशन का टोटल सुनाई देता है और लाइट फ्लिक करने लगती है और फिर कैलकुलेशन करने पर वही टोटल निकल कर आता है जो उस आवाज ने बाला को बताया था। तभी वो जिन्न कहता है, मैंने भी तो यही बताया था बालाचंद्रन। बाला सोचता है कि ये उसके मन का वहम होगा, लेकिन तभी वो जिन्न कहता है कि ये तुम्हारे मन का कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत है। बाला पूछता है कि तुम कौन हो? जिन्न कहता है कि जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ, जरूरी ये है कि उससे बाला को क्या क्या फायदा हो सकता है। साथ ही वो बाला से कहता है कि आज से 10 साल पहले फैक्ट्री से जो 10,000 रुपए चोरी हुए थे, उसे चोरी करने वाला इंसान कोई और नहीं तुम थे बालाचंद्रन, और तुमने इसका इल्जाम दूसरे लड़के पर लगाकर उसे नौकरी से निकलवा दिया था। तुमने वो पैसे चुराए क्योंकि तुम्हें जुआ खेलना था। अब बाला ये सच सुनकर हिल जाता है क्योंकि ये राज सिर्फ उसी को पता था। वो डरते हुए अब सीधा अपने पिता के पास जाता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो पूरी बात उन्हें बताता है। ये सुनकर उसके पिता को बाला पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि तुम फैक्ट्री का काम ठीक से संभाल नहीं पा रहे, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हो। आदिवन डांटते हुए कहता है कि अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं खुद जाकर फैक्ट्री संभाल लूंगा। ये सुनकर बाला गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और अकेले में उस जिन के बारे में सोचने लगता है। तभी वो वापस अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी बीवी अलागनी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बाला उससे बिना कोई बात किए सीधा सोने चला जाता है। यहाँ हम उसी जिन को बाला के आसपास फील करते हैं। वो बाला के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है और सपने में भी उसे डराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बाला की चीख निकल जाती है और तभी अलागनी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आती है और उसे पानी देकर अपनी साड़ी से उसका पसीना पोंछने लगती है। अब अलागनी का ऐसा प्यार देखकर बाला के मन में भी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम जागने लगता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ बाला अलागनी से कहता है कि मुझे बचपन में भी ऐसे बुरे सपने आते थे और तब मैं डरकर अपनी माँ की गोद में छुप जाता था, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में नहीं है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे ये डर गुस्से में बदल गया, जिसके लिए मैंने तुम्हें सजा दी। मुझे माफ कर दो अलागनी।
खैर, अब फाइनली दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन फैक्ट्री का मैनेजर बाला के पास आकर फैक्ट्री की खस्ता हालत के बारे में बाला को बताने लगता है कि जिन लोगों ने उधार लिया था वो सभी पैसे नहीं दे रहे, लेबर को बोनस नहीं मिला है और फैक्ट्री में काफी सारा माल भरा हुआ है। ये सुनकर बाला काफी परेशान हो जाता है और फिर अकाउंट्स को चेक करने लगता है। तभी काफी देर तक काम करने की वजह से अलागनी बाला के लिए खाना लेकर फैक्ट्री में आ जाती है, जहां वो जिन अलागनी को करीब से देखने लगता है, लेकिन गले में पड़े उसके मंगलसूत्र को देखकर वो उससे दूर हट जाता है। तभी अलागनी के जाने के बाद वो जिन फिर से बाला से बात करने लगता है, जिसके बाद बाला फिर से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो जिन फिर वही बात दोहराता है कि जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ, जरूरी यह है कि तुम्हारा मुझसे क्या फायदा हो सकता है। तुम्हारे पिता को इस फैक्ट्री से लेकर तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट दे सकता हूँ जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता ने भी कभी इतना फायदा नहीं देखा होगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बाला कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ जरूर बोलोगे, बताओ तुमको क्या चाहिए। बाला कहता है कि मुझे तुम्हारी बीवी के खून का सिर्फ एक कतरा चाहिए। इतना सुनते ही बाला भड़क जाता है। जिन कहता है कि मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ और बदले में सिर्फ एक खून का कतरा मांग रहा हूँ, वो तो तुम आराम से दे ही सकते हो। लेकिन बाला उस जिन को बिना कोई जवाब दिए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर आकर वो उसी के बारे में सोचने लगता है कि फैक्ट्री तो घाटे में चल ही रही है, उसने सिर्फ खून का एक कतरा ही तो मांगा है। इसलिए फाइनली वो अलागनी को बेहोश करके उसके खून का एक कतरा ले लेता है और फिर वो फैक्ट्री में जाकर उस जिन से कहता है कि मैं खून की एक बूंद ले आया हूँ। ये सुनकर वो जिन बहुत खुश होता है और बाला से उस बूंद को टेबल पर रखकर दोनों आंखें बंद करने के लिए कहता है ताकि वो उस जिन को ना देख पाए। आंखें बंद करते ही जिन वहाँ आ जाता है और खून की बूंद को चाट लेता है। वो बाला से कहता है, अद्भुत बालाचंद्रन, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैंने जो मांगा तुमने मुझे वो ला कर दिया। अब तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, पैसा, तरक्की और इज्जत। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं वापस तभी आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए मैं दोबारा जरूर आऊंगा बालाचंद्रन। इतना कहकर वो जिन वहाँ से चला जाता है। खैर, अब आगे हम नोटिस करते हैं कि बाला का बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगता है। गांव के लोग हर छोटी से छोटी चीज पर पटाखे फोड़ने लगते हैं और बाला का व्यापार दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करने लगता है। और जैसा उस जिन ने वादा किया था, इस साल बाला को हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, जो कभी उसके पिता ने भी नहीं देखा था। उसके पिता भी अब उसकी तरक्की से काफी खुश होते हैं और साथ ही साथ उसने एक नई फैक्ट्री भी बनवानी शुरू कर दी थी। तभी एक दिन बाला अलागनी के साथ मंदिर जाता है, जहां अलागनी उसे बताती है कि उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद उसके अंकल ने ही उसे पाला पोसा और वो हमेशा से चाहती थी कि अपने पेरेंट्स जैसा प्यार उसे अपने पति से मिले। ये सब सुनकर बाला उससे वादा करता है कि वो कभी उसे दुख, दर्द और तकलीफ नहीं देगा और हमेशा उसका साथ देगा। इसके बाद वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है और उसे जान से ज्यादा प्यार करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी अच्छी थी, व्यापार अच्छा था। लेकिन यहाँ बाला के मन में भी वही जाग जाता है जो हर इंसान की कमजोरी होती है, लालच। वो अब अपनी दूसरी फैक्ट्री को भी तेजी से ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहता था। इसलिए वो एक दिन फैक्ट्री जाकर उस जिन को आवाज लगाता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम भी मेरी ये तरक्की देख रहे हो ना। अब बाला के बुलाने की वजह से वो जिन वहाँ आ जाता है और बाला से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। बाला कहता है कि तुम्हारी मदद से मैंने इतना कुछ हासिल किया, मैंने एक और फैक्ट्री बनवाई, अब मैं उस फैक्ट्री को भी बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। जिन कहता है, ऐसा जरूर होगा, मैं तुम्हें इतनी तरक्की दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। सारे जमींदार तुम्हारे सामने भिखारी बनकर रह जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा बालाचंद्रन। बाला कहता है, बस एक बूंद खून ना, वो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। जिन कहता है कि नहीं, इस बार तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, मुझे इस बार तुम्हारी बीवी चाहिए बालाचंद्रन। ये सुनते ही बाला का माथा ठनक जाता है, वो जिन पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो जिन कहता है कि मैंने तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो मैं ही तुम्हें वहां से नीचे भी धकेल सकता हूँ। बाला कहता है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें बुलाया है तो अब मैं ही तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, वापस चले जाओ यहाँ से। जिन बाला से कहता है कि उसने उसे सिर्फ बुलाने की परमिशन दी थी, वो जाएगा सिर्फ अपनी मर्जी से और उसने अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे बर्बाद करके रख देगा। बाला कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। लेकिन कई दिनों तक वो जिन बाला को अपनी इच्छा बार बार बोलता है, पर बाला उस जिन की बात को नहीं मानता और ठीक इसी के बाद वो सभी चीजें उल्टी होने लगती हैं जो उस जिन ने बाला के लिए तैयार की थी। मतलब अभी तक बाला को उस जिन की वजह से जो कुछ फायदा हुआ था वो सब कुछ नुकसान में बदलने लगता है।
बाला का घाटा दिन पर दिन बढ़ने लगता है और एक दिन उसे पता चलता है कि सरकार ने प्रदूषण की वजह से पटाखों पर बैन लगा दिया है। अब ये सुनकर बाला के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन पंचायत ऑफिस पहुंचकर इस बात को कंफर्म करता है तो उसे पता चलता है कि बैन की खबर सच है। लेकिन यहाँ एक आदमी उससे कहता है कि सर आप परेशान मत होइए, कुछ दिनों बाद ये बैन सरकार हटा देगी। अब ये सुनकर बाला को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि ये सब उस जिन का ही किया धरा है। पर फिर भी वो उन हालातों से जूझते हुए अपनी पुरानी फैक्ट्री का सारा सामान निकालकर नई फैक्ट्री में रखवा देता है ताकि जब बैन खत्म हो तो उस सामान को वापस ला सके। लेकिन कुछ दिनों बाद हुई तेज बारिश और नई फैक्ट्री के आधे अधूरे मेंटेनेंस की वजह से उसके अंदर पानी लीक करने लगता है और वहाँ रखे सारे पटाखे और सारा माल भीगकर खराब हो जाता है। ये देखकर अब बाला पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी फैक्ट्री के उसी कमरे में जाकर जिन से कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुमने मांगा था वो मैंने दे दिया, लेकिन अब जो तुम मांग रहे हो वो मैं नहीं दे सकता। तुम बदले में चाहे कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं अपनी बीबी को नहीं दे सकता। वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर जिन कहता है कि अरे बाला, तुम तो बड़े मासूम हो, तुम अपनी बीवी को जितना पवित्र समझ रहे हो असल में वो वैसी नहीं है। ये सुनकर बाला पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? जिन्न कहता है कि मैं कुछ नहीं कह रहा, जो कहना होगा तुम्हारी बीवी कहेगी। उससे पूछना कि उसका शादी से पहले किसी के साथ कोई रिलेशन था या नहीं। अब ये सुनकर बाला अपनी बीवी पर शक करने लगता है और शाम को घर जाने के बाद वो अपनी बीवी से इसके बारे में पूछ लेता है। उसकी बीवी ईमानदारी से उसे बताती है कि असल में मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बचपन से ही साथ पले बड़े थे और एक साथ पढ़ने भी जाते थे। इसी बीच हम दोनों में प्यार हो गया, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। उसके लिए उसका करियर इम्पोर्टेंट था और तभी हमारे रिश्ते की बात आई तो मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन अब वो लड़का मेरी जिंदगी में नहीं है और आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे मन में तो उसका ख्याल भी नहीं आता। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बाला कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन बाला उस जिन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी पर शक किया और उसको गलत समझा। वो तो कब से उससे दूर हो चुकी है। तभी जिन्न कहता है कि हाँ हो तो चुकी है, लेकिन दूर होने से पहले वो दोनों कितना करीब आए थे ये देखना चाहते हो? इस बात पर पहले तो बाला चुप हो जाता है और फिर जिन्न कहता है कि अगर देखना चाहते हो तो बस अपनी आंखें बंद कर लो, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएंगी। ये सुनते ही बाला अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसके बाद वो जिन्न उसे विजन दिखाता है कि शादी से पहले उसकी बीवी अलागनी और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के करीब आए थे और उन दोनों ने पर्सनल टाइम भी स्पेंड किया था। ये देखते ही बाला का दिमाग ठनक जाता है और वो गुस्से से भर जाता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज होता है कि आखिर करे तो करे क्या। इसलिए वो अपने पिता के पास जाकर उनको सारी बात बताता है। उसका पिता फौरन कहता है कि दे दो बेटा, अपनी बीवी उसे दे दो, वैसे भी हम किसी दूसरे की इस्तेमाल की हुई चीज को घर में नहीं रखते। इसके बाद उसका पिता एक और राज खोलता है कि बाला की माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दरअसल उसकी माँ कभी किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि उसके पिता ने ही उसको जिन के हवाले कर दिया था। वो कहता है कि अगर पैसा होगा तो ऐसी हजारों बीवियां आ जाएंगी, लेकिन पैसा ही नहीं होगा तो बीवी को पालोगे कैसे? और तुम्हारी बीवी तो पहले से ही किसी और की हो चुकी है, इसलिए सोच समझकर फैसला लो और अपनी बीवी को उस जिन को दे दो। ये सुनकर बाला और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपने पिता की बात माने या ना माने। वो सोचता है कि क्या हुआ अगर अलागनी ने ऐसा किया भी होगा तो वो अब मेरी बीवी है और मुझे चाहती है। लेकिन इसी बीच अचानक उसकी नजर गांव में हो रहे नाटक पर जाती है, जिसमें वही अहिल्या और गौतम ऋषि वाली कहानी चल रही होती है। अब इसको देखकर बाला सोचने लगता है कि जब इतने बड़े ऋषि ने अपनी बीवी को माफ नहीं किया तो मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, मुझे भी अलागनी को माफ नहीं करना चाहिए। अब घर जाकर वो अलागनी से कहता है कि हम लोगों पर आ रही मुसीबतों के बारे में मैंने एक पंडित से बात की तो उन्होंने बताया कि असल में हमारी शादी सही मुहूर्त में नहीं हुई, इसलिए ऐसा हो रहा है। अलागनी पूछती है तो उन्होंने क्या उपाय बताया? इस पर बाला कहता है कि उन्होंने बोला कि हमें फिर से सही मुहूर्त में शादी करनी होगी, जिससे ये विपदा हट जाएगी और ये शादी हमें उसी जगह पर करनी होगी जहाँ से हमारी आमदनी चलती है, यानी हमारी फैक्ट्री। ये सुनकर अलागनी कहती है कि अरे इतनी सी बात है तो चलिए फिर से शादी कर लेते हैं। अब बाला इस तरह उसको मना लेता है और एक दिन अलागनी को तैयार करके अपनी फैक्ट्री में ले आता है। वहाँ जाने से पहले वो अलागनी से कहता है कि आज पुराना मंगलसूत्र नहीं पहनना, क्योंकि आज से तुम नया मंगलसूत्र पहनोगी। इसलिए अलागनी वहाँ जाने से पहले पुराने मंगलसूत्र को उतार देती है
अब दोनों फैक्ट्री में आते हैं तो बाला उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं पंडित जी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि अलागनी को उस कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, लेकिन वो सोचती है कि बाला ही उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी वो जिन्न कहता है, वाह बालाचंद्रन वाह, तुमने अपना वादा पूरा किया, मैं खुश हो गया। इतने में बाला भी वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर अलागनी पूछती है कि अरे आप यहाँ हो, तो वो आवाज किसकी थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। इतना कहकर वो बाला की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके चारों तरफ आग का एक घेरा बन जाता है। बाला कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया अलागनी, तुमने मुझसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ बोला, जबकि तुम उसके करीब चली गई थी। ये सुनकर अलागनी शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि ये आपसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया था। भरोसा दिलाने के लिए वो बाला को याद दिलाती है कि आपको याद नहीं, जब हम पहली बार एक हुए थे तो मुझे ब्लड आया था, अगर मैं किसी और की हो चुकी होती तो वो सब क्यों होता? ये याद करते हुए बाला की आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाता है कि ये पूरा जाल इसी जिन का बनाया हुआ था। अलागनी कहती है कि आप इस जिन की बातों को सच मानकर आज 2 लोगों की जान ले रहे हो। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये खुशखबरी मैं आज शादी होने के बाद देने वाली थी। ये सुनकर बाला रोने लगता है और हाथ जोड़कर अलागनी से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो अलागनी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इसके बाद बाला उस जिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बीबी को छोड़ दो, लेकिन वो जिन्न कहता है कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने फाइनल किया था। ऐसा बोलते ही वो उस आग में से निकालकर अलागनी को अपनी दुनिया में ले जाता है। बाद में बाला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसलिए पहले वो अपने पिता को जान से मारता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी माँ भी बेकसूर थी। ये तो उसके पिता का लालच था जो उसकी माँ उससे दूर हुई। ऐसा करने के बाद आखिर में बाला उसी फैक्ट्री में आकर खुद को भी खत्म कर लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां अजय का दोस्त उससे कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे गांव की इतनी बड़ी कहानी है। तभी एक दोस्त कहता है कि अरे यार ये सब फालतू कहानियां हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, बस यहाँ पर लोगों को आत्माओं का नाम निकालकर जिनका नाम रख दिया है। इतने में अजय कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं वो उसी फैक्ट्री का कमरा हुआ करता था जिसमें ये सब हुआ। ये सुनकर सभी दोस्तों की हालत खराब होने लगती है, सभी का नशा एकदम से भाग जाता है और इसी बीच अचानक वो लालटेन भी बंद हो जाता है। इतने में एक दोस्त कहता है कि अजय शायद मेरे पीछे कुछ है। अजय कहता है कि कुछ नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी चढ़ गई है। इसके बाद सभी वहाँ से जाने वाले होते ही हैं कि तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसके ऊपर एक जिन ने कब्जा कर रखा था और यही इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हमारे सामने कई सवाल बाकी हैं कि आखिर जिन्न अलागनी को कहाँ ले गया, उसके साथ क्या हुआ, ये औरत कौन है, क्या ये अलागनी है, और अगर है तो अब क्या करने वाली है, क्या अजय का इससे कुछ लेना देना है? तो इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे दूसरे पार्ट में। तब तक आप अपना आइडिया मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए कि आगे क्या हो सकता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।